नमस्कार मित्रों, मैं हूं गौरव पंडित, गांधीनगर, गुजरात से। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था, उसके बारे में हम कुछ बात करने जा रहे हैं। अगले किश्त में हमने जो बात कही थी, वो थी कैसे उनका पॉलिटिकल पोजीशन का क्या था साउथ अफ्रीका का, उसके भौगोलिक परिस्थिति क्या थी और कौन कौन दुनिया की कौन कौन गोरी प्रजा वहाँ आके अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रही थी। वो हमारी बात आखिर में हिंद से आए हुए दरियाई जहाज जो नाताल में रुका था, बंदरगाह में रुका था, वहाँ तक की बात करते हुए हमारी बात रुकी थी। अब वहाँ से हम आगे चलते हैं। नाताल के बंदरगाह के अंदर जितने भी लोग उतरे, वे सब लोग हिंद से आए हुए मजदूर लोग थे और उन्हें उतरने के बाद तुरंत ही एक परमिट दिया गया था, जिससे 5 साल के लिए काम करने के लिए वे लोग बंधे थे। ये लोग 5 साल के बाद चाहे अपनी परमिट रिन्यू करा सकते थे, या फिर अपने देश वापस जा सकते थे, या फिर वहाँ ही रुक के छोटा मोटा कारोबार करके भी अपना गुजरान बस चला सकते थे। ये उसकी कंडीशन थी। अब ये क्योंकि ये लोग को परमिट से काम करने वाले थे, इसी वजह से उसे गिरमिट परमिट का अपभ्रंश होके गिरमिट हुआ, और ये लोग जो परमिट धारण करने वाले थे, इसे गिरमिटिया कहा गया। ये लोग वहाँ पर 5 साल से काम करने के लिए आए हुए थे। वहाँ के जो साउथ अफ्रीका के ओरिजिनल नेटिव लोग थे, वे लोग काम करने के आदी नहीं थे। साल में 2 3 4 महीना काम किया और इतना उनकी उपज हो जाती थी कि उन्हें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे साथ जो गोरे लोग की बात हम करने जा रहे, वे लोग जब साउथ अफ्रीका आए तो उन्होंने पैसा कमाने की एक बड़ी इच्छा कर दी, बड़ी अभिलाषा उनको हो गई। उन्होंने देखा यहाँ ज़मीन अच्छी है, पानी अच्छा है, हवा भी अच्छी है, और खेती करने के लिए किसानी करने के लिए यहाँ उन्हें उत्तम से उत्तम तक सुविधा है। पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका के जो ओरिजिनल नेटिव लोग थे, उन्हें समझाने की कोशिश की, आओ हमारे खेतर बड़े हैं। असल में खेतर तो साउथ अफ्रीका के जो कुदरती रहने वाले थे, नेटिव अफ्रीकन्स थे, उनकी थी। लेकिन फिर भी ये लोग ने कहा कि अपनी ये ज़मीन जो उन्होंने बांट रखी थी, किसी के मन में आई 4,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000 एकड़ ज़मीन कब्जे कर लिया था, और उनके ऊपर वे लोग खेती कर रहे थे। ये खेती के लिए उन्हें नेटिव अफ्रीकन लोग की मदद चाहिए थी, लेकिन वो मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके लिए इससे चल के, क्योंकि वे लोग गोरे लोग थे और इंग्लैंड में उनके रिश्ते वाले थे, तो उन्होंने बताया कि क्यों न हम इंडिया में फिर हिंद में जाके हिंद की सरकार से अर्ज करें कि वे अपने लोग हमारे यहाँ भेजें, क्योंकि ये अंग्रेज लोग के काम आने वाले थे अफ्रीका में। क्योंकि ये लोग, बड़ी सरकार इंग्लैंड से आदेश आया था, और क्योंकि हिंदुस्तान में भी गोरी सल्तनत थी, इसलिए ये पूरे कारोबार के अंदर बहुत सारे कानून या इंसानियत के जो रूल्स है, उसका वायलेशन किया गया। जो ब्रिटिश सरकार हिंद में थी, उसने कभी दरकार नहीं की कि ये जो लोग काम करने के लिए मजदूरी ढूंढते ढूंढते साउथ अफ्रीका जाएंगे, उसका धर्म का क्या होगा, उसकी फैमिली का क्या होगा, उसका जीने का क्या ढंग होगा, किसी भी परवाह नहीं करने वाले थे ये लोग। क्योंकि ये अपने भाई लोग थे साउथ अफ्रीका में, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बड़ी तादाद में मजूर भेजने के लिए, श्रमजीवी को भेजने के लिए मंजूरी दे दी।
अब ये लोग क्योंकि हिंद से आए हुए थे, उन्हें परमिट मिली थी, वो काम करते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। एक ब्रिटिश थे जिन्होंने ये परिस्थिति का बड़ा अभ्यास किया था, उनका नाम था सर विलियम हंटर। उन दिनों में उन्होंने इसका अभ्यास करके लिखा था कि ये जो लोग हिंद से आए थे उनकी हालत आधा गुलाम जैसी ही थी। लेकिन दूसरी जगह पे उन्होंने वही बात को दोहराते हुए कहा कि ये लगभग गुलाम जैसी हालत में जी रहे थे। ये हमारे क्योंकि हमारे देश में ब्रिटिश सल्तनत थी, राजा रजवाड़े थे, वो तो अपने मौज शौक में डूबे थे, अय्याशी में डूबे हुए थे, उन्हें परवाह थी नहीं। और क्योंकि हमारे हिंद के देव जो वासी थे वो सब लावारिश थे, उनकी दरकार रखने वाला कोई नहीं था। इसीलिए जब वे लोग साउथ अफ्रीका आए तो उनकी हालत बद से बदतर होने जा रही थी। फिर भी उनका कोई संभालने वाला था नहीं। क्योंकि यहाँ पर मैं भारत शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि बात सीधी सादी है कि जो लोग वहाँ पर गए थे वे लोग पूरा हिंद राजा रजवाड़ों में बांटा हुआ था, न किसी को परवाह थी और न इसका नाम भारत भी था। इन दोनों में ये सिर्फ क्योंकि वहाँ से भेज रहे थे ब्रिटिश सल्तनत, लेने वाले भी ब्रिटिश सल्तनत थी, और ये हमारे भारत के जो लोग थे, ये हमारे हिंद के जो लोग थे, वो बड़ी बेहाल हालत में साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग थे उनकी सेवा कर रहे थे। ये गोरे लोग को धन की प्यास बहुत थी। वो जानते थे गन्ने की खेती, चाय की खेती या फिर कॉफ़ी की खेती, इनमें उन लोगों ने बहुत पैसा बनाया। इतना पैसा बनाया कि हर गोरे का घर एक महल की तरह हुआ था, पैलेस। 4,000-5,000 एकड़ ज़मीन हो तो कितना पकेगा। बहुत सारा किसान पकाते थे। उसको काम करने के लिए सस्ते मजदूर हिंद से आए हुए थे और ये लोग बहुत जल्दी से धनवान बन गए। अब इनके साथ जो काम करने वाले लोग थे, ये जब धनवान बनते गए तो और दुनिया के उन दिनों में उनकी दुनिया जो थी, उन लोग की नज़र में ये लोग आने लगे। अब जब हिंद से आप चलते हो और साउथ अफ्रीका पहुंचते हो, नाताल पहुंचते हो, तो बीच में मॉरिशस आइलैंड्स आते हैं। ये मॉरिशस आइलैंड है, ये ऐसी जगह है कि जहाँ पहले से हिंदी लोग आके ठहरे हुए हैं। ज़्यादातर वे लोग मुसलमान थे, क्योंकि हिंदू लोग समंदर लांघना पसंद नहीं करते थे, इसलिए ये ज़्यादातर मुसलमान लोग आके मॉरिशस में ठहरे हुए थे। जब ये मॉरिशस के लोगों को पता पड़ा कि नाताल में कारोबार बढ़ गया है, पैसा मिलने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो वहाँ रहने वाले एक महापुरुष थे अबू बकर आमदे। शायद वे मेमन थे। मेमन कम्युनिटी जो है गुजरात में ज़्यादा है, वे लोग ज़्यादातर व्यापारी होते हैं। तो ये अबू बकर आमदे वो वहाँ से चल के आ गए नाताल में। नाताल में उन्होंने भी पैसा बहुत जोड़ लिया, बहुत कमा लिया, और उसने अपनी साथ एक अंग्रेज को भी जोड़ लिया। अब ये दोनों की मेहनत से वे लोग बहुत सारे पैसे कमाए, इतना पैसा कमाए कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये उनकी सफलता का राज आगे आए दिन भारत तक तो, हिंद तक तो पहुंचना ही था। तो वे थे, अबू बकर थे पोरबंदर के करीब के गांव के, तो वहाँ ये बात फैल गई और वहाँ से भी बहुत सारे लोग, पोरबंदर के आजू बाजू से काठियावाड़ से लोग साउथ अफ्रीका जाके कामकाज कारोबार करने की सोचने लगे और एक प्रवाह चालू हो गया। अब जब व्यापार होगा तो व्यापारी को हिसाब किताब तो लिखना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जो मेमन कम्युनिटी, मेहता कम्युनिटी थी, जो हिंदू थे, ये हिंदू कम्युनिटी जो मेहता थी,
वे लोग भी साउथ अफ्रीका जाके ठहरे। अब भारत से, हिंद से आने वाले थे वोरा लोग। वोरा लोग सूरत से आके साउथ अफ्रीका में ठहरे। यानी अब साउथ अफ्रीका के अंदर जितने भी हिंदी हैं वे सब या तो फिर काठियावाड़ से थे, या फिर मेहता कम्युनिटी से थे, या फिर सूरत के बोरा लोग थे। अब हम जाके सोचे कि साउथ अफ्रीका में हिंद से आए हुए लोग कौन थे। अगर उसका वर्गीकरण करना हो, उसका आइडेंटिफिकेशन करना हो, तो हम उनको दो दो कम्युनिटी में बांट सकते थे। एक थी गिरमिटिया। गिरमिटिया को पास काम करने के सिवाय कोई आधार नहीं था, और उनमें जो फ्री गिरमिटिया होते थे वो भी ये गिरमिटिया कम्युनिटी ही कहलाते थे। उससे आगे चल के जो प्रजा गिरमिटिया होती थी, उनके वहाँ भी जो बच्चे होते थे वे भी जन्म से ही गिरमिटिया हुआ करते थे। यानी आप सोच लो कि दुनिया भर का कानून है कि जो आदमी जहाँ पैदा होता है वहाँ का नेशनल कहलाता है, वहाँ का आदमी कहलाता है, वहाँ से रहने वाला कहता है। तो ये गिरमिटिया साउथ अफ्रीका में पैदा होने के बाद भी वे लोग गिरमिटिया ही रहेंगे, और गोरी सरकार को जितना पसंद आए, जितना दमन करना हो, वे लोग ये गिरमिटिया का ऊपर दबाव करते थे। अब हमारे पास दूसरी जो कम्युनिटी है वो है व्यापारी की। अबू बकर आमदे के साथ जो लोग आए थे वे लोग ज़्यादातर छोटे मोटे बिजनेस करने वाले थे, और जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता गया, वहाँ से पोरबंदर से आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती गई, और ये लोग पूरे साउथ अफ्रीका के कोने कोने तक फैल गए। यानी कि एक कोई भी गांव ऐसा नहीं था, कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं था कि जहाँ पर या हिंदी हिंदू या मुसलमान दुकानदार न हो। ये परिस्थिति जब शुरू हुई तो गोरी प्रजा ने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और देते भी कैसे, क्योंकि वो तो समर्थ थे, उन्हें क्या परवाह। ये छोटे मोटे ये गिरमिटिया लोग आते, उनका कोई नुकसान नहीं करने वाला था, ये उनकी सोच थी। लेकिन यहाँ इन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। ये गलती ये थी कि जिसे वो कमज़ोर समझते थे वो इरादे के बड़े पक्के थे। ये लोग ने साउथ अफ्रीका आने के बाद इतनी सारी ढेर सारी मुसीबतें झेलने के बाद भी उन्होंने तय कर लिया था कि साउथ अफ्रीका को हम अपना मुल्क बनाएंगे, हम अपना मुल्क बनाएंगे। इतना ही नहीं, लेकिन हम इस देश की ऐसी सेवा करेंगे कि ये लोग भी हिल जाएंगे। और वैसा ही हुआ। ये जो लोग आए थे गिरमिटिया लोग, जो धीरे धीरे करके फ्री गिरमिटिया बनने लगे, तो ये लोग ने छोटे मोटे खेतर पर खरीदना शुरू किया, बाड़ी वजीफा बनाना शुरू किया। और जब वो बाड़ी बनाते थे तो वहाँ पर उसकी उत्पादन या किसानी करते थे, तो वहाँ पर कुछ न कुछ तो पकता था, भाजी पाला पकता था, तो कभी कोई सब्जी पकती थी। ये सब बेचने के लिए वो अगल बगल के जो भी छोटे मोटे गांव थे वहाँ अपना उत्पादन बेचते थे। अब ये ही समस्या हो गई कि जो गोरे लोग कल तक अपने काम पे मुश्ताक थे, वो समझते थे कि उनके कोई भी साथ हरीफाई नहीं करता, वहाँ पर भारत से के ये गिरमिटिया उनको कंपटीशन स्पर्धा देने लगे। इतना ही नहीं, आगे चलते ये स्पर्धा यहाँ तक पहुँच गई कि जो अफ्रीकन लोग थे जिनके साथ गोरे लोग बड़ी बदसलूकी से पेश आते थे, कभी कभार उनके ऊपर जुल्म भी करते थे, उसकी मार पिटाई भी करते थे, उसकी जगह पे जो हिंदी धंधे वाला था वो अफ्रीकन लोगों से बड़ी हंस के बात करता था, समझदारी से बात करता था। यहाँ तक कि कभी किसी काले ने किसी कारणवश धौल धपाट भी कर दिया हो तो वो भी हिंदी व्यापारी वो सहन कर लेता था, क्योंकि उसे जगह बनानी थी, क्योंकि उसे यहाँ पर अपना एक ऐसा स्थान बनाना था
कि जिससे आगे चल के वो गोरे के साथ सामने टिक सके। तो ये सब तो चलता रहा। अब अबू बकर सेठ तो आ गए, उनके साथ उनके व्यापारी लोग भी आ गए। अभी हमारे पास एक दो चीज़ हो गई। एक तो गिरमिटिया थी, जो लोग बिल्कुल जानते नहीं थे, लिखना पढ़ना कुछ भी जानते थे, ज़्यादातर वे लोग मजूर थे। लेकिन दूसरे व्यापारी लोग थे। व्यापारी लोग को ये समझ में आ गया कि हमसे क्या अन्याय हो रहा है, हमें क्या न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने अपना कारोबार, अपनी जो काम करने का ढंग था, उसमें बदलाव लाने का सोचा। जब उन्होंने देखा कि ये गोरी प्रजा उनको धंधा करने के लिए कोई ना कोई बाधा डालने के लिए, विघ्न डालने की कोशिश करता है, तो उन्होंने सरकार को अर्जी के बाद प्रेजेंटेशन करना, उसके बाद डेपुटेशन करना, या फिर कोर्ट में जाना, या फिर लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट में जाके वो अपनी रजूआत करना, ये सब करना शुरू कर दिया। जब ये सब शुरू हो गया तो गोरे समझ गए कि हमारे दिन तो पूरे हो गए, क्योंकि ये लोग के पास समझदारी भी आने लगी है और वे लोग हमारा दिया हुआ अन्याय अभी वो स्वीकार करने वाले नहीं थे। लेकिन ये ज़्यादातर ऐसा ही होता रहा कि ये जो मुस्लिम व्यापारी थे, उन्होंने जो मदद की वो ज़्यादातर अपने ही लोगों की मदद की। उन्होंने उनके दिमाग में कभी ये सोच नहीं आई गिरमिटिया भी हमारे देश के हैं, हमारे बंधु है, हमारे भाई है, उनकी भी मदद करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो भी कैसे सकता था, क्योंकि ये लोग जो थे, ये गिरमिटिया लोग थे, उसको हेल्प करने जाए तो शायद वो गवर्नमेंट के साथ संघर्ष में आ जाए, शायद उनके जो व्यापारी लोग का बिजनेस है उसको भी असर हो सकती थी। लेकिन कुछ भी हो, हिंद की प्रजा एक के बाद एक अपमान और दुख सहन करती गई। ये दुख यहाँ तक हो गया कि गिरमिटिया को एक गांव से दूसरे गांव तक जाने की मुक्ति नहीं थी। अगर जाना हो तो उसे परमिट लेना पड़ता था। वहीं पर अगर उसने शादी भी कर दी तो वो शादी भी लीगल नहीं थी। उसके लिए उसके सरकारी चौपड़े में उन्हें दराज करनी पड़ती थी, और अगर वो दर्ज हो जाए तो उसकी शादी मंजूर होती थी। ये सब अपना इतने भारी अपमान सहते हुए भी हिंद की प्रजा वहाँ डटी रही, लड़ती रही और अपना कारोबार चलाती रही। अब हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी आती है, वो है दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला वे थे नाताल के व्यापारी। उनका एक केस चल रहा था, शायद 40,000 पाउंड। आप सोच लीजिए, साल 1880-90 की साल के अंदर 40,000 पाउंड कितनी बड़ी रकम होती है। इसका केस चल रहा था और दादा अब्दुल्ला को कुछ ऐसे आदमी की ज़रूरत थी कि जो अपने गोरे वकील को जो अकाउंट की बाबत हुआ करती थी वो समझाए। तो उन्होंने गांधी के बड़े भाई, यहाँ पर मैं मिस्टर गांधी कहूँगा, क्योंकि ये अरसा ऐसा है कि जहाँ पर गांधी जी की कोई पहचान नहीं थी। न तो वो महात्मा बने थे, न तो वो गांधी जी बने थे, सिर्फ मिस्टर गांधी थे। और वे नवयुवक के रूप में अभी अभी इंग्लैंड से बारिस्टर बने हुए वहाँ पर भारत में आए थे, हिंद में आए थे। अब हिंद में आने के बाद वो काम की खोज में थे। बम्बई, जहाँ उन दिनों में बॉम्बे, जहाँ आज बम्बई है, वहाँ अपनी किस्मत आजमा रहे थे। लेकिन अब्दुल्ला शेख ने उनके बड़े भाई से बात किया और बताया कि मुझे कुछ ऐसा आदमी की ज़रूरत है जो कायदा भी थोड़ा कुछ जानता हो और ज़रूरत पड़े तो अकाउंट की भी बातें जो हुआ करती है वो कोर्ट में समझाने की कोशिश करे। मुझे ऐसा एक आदमी चाहिए। तो उनके गांधी के बड़े भाई ने तुरंत बता दिया कि मेरा भाई अभी बारिस्टर बन के इंग्लैंड से आया है,
मैं क्यों ना उसको आपके पास भेज दूँ। और तनख्वाह तय हुई 105 पाउंड। अब गांधी जी को जब ये, क्योंकि ये उनके बड़े भाई ने ये प्रस्ताव स्वीकार लिया था, गांधी जी के पास उसके सिवाय कोई इलाज नहीं था, वो जो भी कुछ मिला 105 पाउंड और प्रदेश गमन का मौका, ये गांधी जी ने तय कर लिया, झड़प लिया और वे साउथ अफ्रीका आने को चल पड़े। साउथ अफ्रीका में आने के से साथ उन्होंने देखा कि यहाँ तो भारत की प्रजा का बड़ा अपमान होता जा रहा है। खुद अब्दुल्ला शेख जो बड़े बड़े शेख थे, लेकिन उसका अपमान तो किसी भी बेहाल फकीर किसी भी भिखारी की तरह उनसे साथ व्यवहार किया जाता है। ये चीज़ गांधी जी को पसंद नहीं आई। गांधी जी ने सोच लिया कि ये बात बराबर नहीं है। लेकिन क्योंकि वे लोग आए थे यहाँ 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे, अब्दुल्ला शेख का 40,000 पाउंड का जो केस कोर्ट में चल रहा था उसमें मददरूप होने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि ये सब झगड़े के बारे में मुझे अभी सोचना नहीं है, पहले मैं मेरे काम यानी कि अब्दुल्ला शेख का 40,000 पाउंड का जो किस्सा है उसे मैं ख़त्म कर लूँ। ये सोच के उन्होंने जितने भी अपमान हुए खुद के या फिर अब्दुल्ला शेख के, यहाँ तक कि गांधी जी की वहाँ पर पिटाई भी हुई, मारपीट भी हुई, फिर भी अपने इंसल्ट अपने अपमान के ऊपर ध्यान नहीं देते हुए सिर्फ अब्दुल्ला शेख का काम करने के लिए वे वहाँ पर डटे रहे। अब ये केस चला 1 साल होते होते, यानी कि 1894 ये साल आते आते ये पूरा केस ख़त्म हो गया और केस में अब्दुल्ला शेख की जीत हुई। केस वैसे तो गांधी ने ये केस के अंदर कोर्ट में चलने से ज़्यादा अंदरूनी समझावट पतावट ज़्यादा किया, और ये जब केस ख़त्म हो गया तो उसके सेलिब्रेशन के लिए, उसके जश्न मनाने के लिए गांधी को उनको एक प्रस्ताव रखा कि एक जश्न रखेंगे, एक पार्टी रखेंगे जिसमें आपने जो मेहनत की, आपने जो काम किया उसकी हम कदर करेंगे। अब पार्टी होने को जा रही थी। वहाँ पर इस पार्टी के अंदर किसी ने गांधी को बताया कि आज ही पेपर के अंदर कुछ समाचार है, आप जानना चाहोगे? मर्क्यूरी पेपर है, इसके अंदर इंडियन फ्रेंचाइज के बारे में कुछ कहा गया है और वो आप पढ़े, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो गांधी ने बोला मुझे दे दो पेपर, मैं पढ़ लूँगा। और गांधी ने इंडियन फ्रेंचाइज जो छोटा सा नन्हा सा एक पार्ट था वो पढ़ा और वो एकदम चौंक पड़े। वो बोले ये तो बिल्कुल साफ साफ बात है कि ये तो हमारे सबको यहाँ से, पूरा हिंदियों को यहाँ से निकालने का षड्यंत्र है, उसके सामने हमें लड़ना चाहिए। गांधी ने जितना भी हो सके उतनी अपने तरीके से ये बात समझाने की कोशिश की। जब और भी लोग थे जो समझते थे ये बात, लेकिन अब बात कुछ और थी। गांधी ने बताया कि ये बात तो चलेगी तो आप लोग सबको साउथ अफ्रीका छोड़ के अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा। तो पार्टी में आए हुए सभी लोगों ने बताया कि बताओ हम लोग क्या करें। गांधी ने बताया कि इसके लिए एक अर्जी लिखनी पड़ेगी और लोकसभा में उस अर्जी भेजनी पड़ेगी, क्योंकि जो कानून आ रहा है, जो बिल लोकसभा में स्वीकारा गया है, उसे तात्कालिक रोकना पड़ेगा, उसे रोकना ज़रूरी है। वही उसी दिन पार्टी चलते पूरी होने से तुरंत रात को इसके लिए एक अर्जी पत्र लिखा गया। उसका टेलीग्राम वहाँ के जो गवर्नर थे उसे भेजा गया और उनसे मिलने के लिए डेपुटेशन तय किया गया। क्योंकि ये बिल ऑलरेडी तय हो गया था, इसलिए ये बिल को तो रोक नहीं सके। लेकिन यहाँ से गांधी की एक नई
पहचान उभर कर आती है। न जाने कितने लोगों ने सिग्नेचर अपना दस्तखत दिए, शायद 10,000 दस्तखत दिए, और ये दस्तखत लेके ये अर्जी जो बिल था, ये बिल को रोकने के लिए अर्जी लोकसभा में की गई। दूसरी बात ये थी कि क्योंकि लोगों को पब्लिक वर्क का तो कोई अनुभव था ही नहीं, कैसे ये कारोबार होता है। गांधी को भी ये चीज़ पसंद तो थी नहीं और उसकी समझ में भी नहीं थी, क्योंकि ये तो उनके लिए भी ये पहला अनुभव था। फिर भी गांव गांव जाके उन्होंने, जो उनके साथीदार थे, जो पार्टी में थे, वे सब लोग ने इकट्ठा होकर कोशिश की, पैसा भी इकट्ठा किया, चंदा भी इकट्ठा किया, और उन्होंने ये पॉलिटिकल फाइट करने का पहला अध्याय शुरू किया। इसके बाद ये जब अध्याय चला तो लोगों को पॉलिटिकली कैसे फाइट किया जाता है उसका तजुर्बा भी हुआ। लोगों ने ये लड़त बड़ी ज़ोरों से की, और ये जब बात लोकसभा में गई तो आगे चल के कुछ अरसा ऐसा हुआ कि वहाँ तय हुआ कि जो बिल है उसे वापस भेज दिया जाएगा। ये जब चलते चलते 1 साल तो होने को जा रहा था, लेकिन 1 साल तक जीने के लिए गांधी जी के पास कोई और इलाज नहीं था। उन्होंने कहा कि देखो, ये तो पब्लिक वर्क है, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, बगैर पैसे तो मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ प्रदेश में रहूँगा कैसे। लेकिन अगर आप लोग मुझे एक बात की खातिरी कर दे कि आप मुझे आपके जो कोर्ट में लड़ने वाले केसेस है वो आप मुझे सौंपेंगे, तो मैं आपका कारोबार करूँगा, उसके बदले में आप मुझे कुछ पैसा देना, उसी पैसे से मैं अपना गुजरान करूँगा, और 1 साल के लिए मुझे आपका अनुभव हो जाएगा, आपको मेरा भी अनुभव हो जाएगा। क्यों ना हम 1 साल तक ये कारोबार चलाते रहें। ऐसे करते हुए प्रजा में, वहाँ ठहरे हुए जो लोग थे, उन में पॉलिटिकल फाइट करने के लिए एक जुनून पैदा हो गया, और सब लोग ने इकट्ठा करके बड़े जोर शोर से काम किया। आगे चल के जो बिल लोकसभा में पास हुआ था, उसे लॉर्ड रिपन ने बताया कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं कर सकते। वो बिल को निकाला गया, और गांधी अपनी राह पे भारत आने के लिए चल पड़े। अब मेरी बात यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ, हम आगे चल के और सारी बातें करेंगे। धन्यवाद, आभार।